अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपन स्टूडियो। मैं हूं अब्दुल खालिक दरवेश और मेरे साथ मेहमान शख्सियत हैं जनाब इफ्तिखार अवान साहब, जो कि जमाते इस्लामी ज़िला चकवाल के अंदर एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी पे पिछले बहुत अरसे से फारिज रहे हैं। आजकल क्या ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं? अमीर शहर। आप हैं चकवाल शहर की जमाते इस्लामी के अमीर। जमाते इस्लामी चकवाल शहर का जो यूनिट है उसकी आप अमारत जो है जनाबे मोहम्मद इफ्तिखार अवान साहब, इफ्तिखार अहमद साहब इनके पास है और आप साबका उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली NA 58 से। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब तस्कीन सैयद साहब, जो कि जमाते इस्लामी के अंदर और अल खिदमत फाउंडेशन के अंदर भी बड़ी अहम ज़िम्मेदारी पे आप फाइज हैं। नायब सदर। आप नायब सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला चकवाल के और जमाते इस्लामी की भी बहुत अहम शख्सियत हैं। मोहतरम इफ्तिखार अहमद अवान साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। आप ये फरमाइएगा कि अभी आप पहिया जाम करने जा रहे हैं, तो आप ये बताइएगा कि आप तो पहिए चलाए रखने वालों में से आपको होना चाहिए था, ये पहिया जाम की तरफ आप क्यों आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन स्टूडियो और अब्दुल खालिक दरवेश साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी बात करने का मौका दिया है। बेसिकली जमात इस्लामी आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर इस मुल्क के अंदर काम कर रही है। तो जब जुल्म जो है इस हद तक बढ़ जाए कि लोगों का जीना दो भर हो जाए, किचन चलाना मुश्किल हो जाए, गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाए, तो फिर ज़रूरत बन जाती है कि लोग सड़कों के ऊपर आएँ और हुक्मरानों के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ कि ये जुल्म की जो चक्की है इसको बंद किया जाए, ये लेवी के नाम पे पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो भत्ता हमसे वसूल किया जाए इसको ख़त्म किया जाए और आवाम को रिलीफ़ फराम किया जाए। ये लेवी तो ख़त्म कर सकते हैं, इस पर आवाम को रिलीफ़ कम अज़ कम 100 रुपए का फौरी अगर ये देना चाहें, इस लेवी को सिर्फ ख़त्म कर दें तो बाकी मार्केट के मुताबिक जो चीज़ें वो हमें फराम करते रहें। तो इसलिए जमात पहिया चलाना मुश्किल हो गया, आपने कहा अगर ये मुश्किल है इसको जैम ही कर देते हैं। आप फरमाते हैं कि जी ये लेवी को, पेट्रोल लेवी को ख़त्म कर दें। हमारा मुल्क बदकिस्मती से उन ममालिक के अंदर शामिल है जहाँ पे डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन इंतहाई मुश्किल है। टैक्स चोर, जहाँ पे हम बेशुमार चीज़ें चोरी करते हैं, चोरों का मजाज रखने वाली कौम मुल्क से हमारा ताल्लुक़ है। ये बड़ी तलख हकीकत है, लोग इस पर नाराज़ होंगे, बड़ा गुस्सा होंगे, है ये 100% हकीकत। तो वहाँ पे अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में अगर वो हुकूमत टैक्स नहीं लगाएगी, लेवी नहीं लगाएगी, तो आप ये बताइएगा कि मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? मेरे ख्याल में ये राय दुरुस्त नहीं है कि लोग टैक्स देते नहीं हैं, टैक्स लेने वाले ठीक लोग नहीं हैं। जब तक वो लोग ठीक नहीं होंगे तो टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। आप मुझे ये बताएं, आवाम से तो ये लेवी का मुतालबा करते हैं, इनडायरेक्ट कहें, डायरेक्ट कहें, जो भी नाम दें, ये लेवी भत्ता वसूल करते हैं, लेकिन अपने लिए 11 अरब के जहाज़ ख़रीद लेते हैं। उस पर ना IMF नाराज़ होता है, ना कोई ख़जाने के ऊपर बोझ पड़ता है। गरीब की तनख्वाह बढ़ाने के ऊपर, पेंशन बढ़ाने के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर ख़जाने के ऊपर बोझ बनता है, लेकिन अपने लिए सारे अल्ले तल्ले। जितने गरीब की चीज़ें पहुँच से दूर हैं वो इस अशराफी के लिए सारी फ्री हैं। मेडिकल उनका फ्री, बिजली उनकी फ्री, गैस उनकी फ्री, घर उनका फ्री, ये सारी चीज़ें उनको फ्री मिली हुई हैं। वो खुद अयाशियाँ कर रहे हैं और ये ख़ास तबका है, ये मुट्ठी भर है जिसने इस मुल्क को घेरा हुआ है, और जब तक इनके शिकंजे में ये मुल्क है उस वक्त तक इस्लाह नहीं। अवाम जमाते इस्लामी को वोट ना दें, जिनकी हवेलियों पे लोग मक्खियों की तरह गिरते रहते हैं, वो चाहे उनके वोट थोड़े कम भी हों, इक़्तिदार में तो उन्हीं को पहुंचना है, इख्तियारात उन्हीं को मिलने हैं। दूसरी बात है, मुझे ये बताइएगा, आप जो है वो कल पहिया जाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एहतजाज तो इस बात पे करना चाहिए था भाई 11 अरब रुपए का आपने जहाज़ ख़रीदा, क्या आपके पास पेट्रो डॉलर है? क्या आप उनसे भी ज़्यादा अमीर हो गए हैं
کہ جن ممالک کے پاس بے تحاشا تیل کی دولت ہے، آپ ایک غریب ملک کی حکمرانی آپ نے جائز طریقے سے حاصل کی یا ناجائز طریقے سے حاصل کی، آپ کو اس طرح کی جو آپ کہہ لیں کہ جو لگژریز ہیں جو کہ بادشاہوں شہنشاہوں کے جو چوچلے ہوا کرتے تھے، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ غریبوں سے خون نچوڑ کر کے تو آپ اس طرح کے جہاز خریدیں؟ دیکھیں عبدالخالق صاحب، بات بڑی سیدھی سی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیتے تو جو نون لیگ اور پیپل پارٹی اس وقت اقتدار میں ہے انہیں لوگوں نے ووٹ دیے تو وہ اقتدار میں؟ یہ سوال تو ووٹ بنتا ہے. کہاں چلے گئے؟ یہ تو جنہوں نے تو پھر ووٹ کس کو دیے پبلک نے؟ ان کی حویلیوں پہ آپ وہ الیکشن سے پہلے جاتے یا آج آپ اسلامی جاتے؟ کا واضح موقف ہے پہلے دن سے کہ فارم 45 کو باہر نکالا جائے، آڈٹ کیا جائے کہ ووٹ کہاں ہیں اور کدھر گئے ہیں، فارم 47 کی بنیاد پہ نہیں. لہذا یہ بات کہنا کہ جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں ملے یہ بھی درست نہیں ہے، لوگ دیتے نہیں ہیں یہ بھی درست نہیں ہے. لیکن راستے میں جو چور دروازے ہیں وہاں سے جو لیکیج سیپیج یا جو بھی اس کا آپ نام رکھیں وہ اس کو جب تک بند نہیں کیا جائے گا تو یہ راستے کھلے رہیں گے، لوگوں کی آراء کو، خواہشات کو، تمناؤں کو کل کیا جاتا رہے گا. آج اس کا نتیجہ ہے پورا ملک عدم استحکام کا شکار ہے. یعنی سب کچھ، اقتدار بھی، اختیار بھی، سارا کچھ ایک پیج کے اوپر ہونے کے باوجود ملک کے اندر استحکام تو نہیں ہے. ناظرین، اگرچہ میں جناب افتخار احمد عوان صاحب کی بات کو کانٹریڈکٹ کرتا رہا، مگر حقیقت یہی ہے کہ اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے، اقتدار کے ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے جو افراد ہیں ان کی کریڈیبلٹی کو چیک کیا جانا چاہیے، اور جس طریقے سے ملکی وسائل وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے ملکی وسائل کو بے دردی سے، بے دریغ انداز کے اندر ضائع کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں عوام کا حق ہے، عوام کی دولت ہے کہ ان سے حساب مانگا جائے. اوپن اسٹوڈیو سے عبدالخالق درویش آپ سے اجازت چاہتا ہے. محترم افتخار احمد عوان صاحب، جناب تسکین سید صاحب، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ.